नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। कारोबार जगत की तमाम खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। चीन में अर्थव्यवस्था में सुस्ती आ रही है। केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती का ऐलान कर दिया है। एशियाई बाजारों की बात करें तो आज सुबह तेजी के साथ शुरुआत हुई। सोना और चांदी अपने ऑल टाइम हाई पर है। दूसरी तिमाही के नतीजों के बीच कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। मैं हूं अजय मिश्र। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। मैक्सिको की सफल यात्रा के बाद वित्त मंत्री पहुंचे अमेरिका। वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में लेंगी हिस्सा। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक में भी लेंगी हिस्सा। G7 अफ्रीका मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भी हिस्सा लेने का कार्यक्रम। पूरे देश का आम नागरिक योजना के 8 साल हुए पूरे। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और यूपी में सहारनपुर हवाई अड्डे की शुरुआत की। अब तक 71 हवाई अड्डे, 601 उड़ानें और 1.4 करोड़ हवाई यात्रियों को हुआ फायदा। मालदीव ने भारत के यूपीआई सिस्टम को किया लागू। भारत के साथ समझौते के 2 महीने बाद मिली मंजूरी। मालदीव की अर्थव्यवस्था को फायदा होने की उम्मीद। सिंगापुर, फ्रांस और यूएई समेत 7 देशों में पहले से ही मौजूद है यूपीआई की सेवाएं। और सप्ताह के पहले कारोबारी दिन बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। सेंसेक्स 291 अंकों की बढ़त के साथ 81,700 के पार। निफ्टी 115 अंकों पर 24,900 के पार खुला। ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर हमारी निगाह रहेगी और आपको बताएंगे कि आज किस तरह से बाजारों की शुरुआत हुई है। और सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी से क्या संकेत मिले थे और उसके बाद कैसे सेंसेक्स की आज ओपनिंग हुई है। और हफ्ते का पहला दिन आज पॉजिटिव टेरिटरी में बाजार खुलते हुए दिखाई दिए। स्पष्ट तौर पर आप देखें 74 अंकों ऊपर 24,951 के स्तर पर गिफ्ट निफ्टी का लेवल दिखाई दिया, जिसके बाद आज भारतीय बाजारों में शुरुआत तेजी के साथ हुई है। अब से थोड़ी देर पहले सेंसेक्स 491 अंक ऊपर खुला, 81,716 का स्तर दिखा। और निफ्टी में भी तेजी के साथ आज के हफ्ते की शुरुआत देखी गई है। नतीजों का मौसम। HDFC बैंक, टेक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा, रिलायंस और एक्सिस बैंक में इस वक्त सबसे ज़्यादा हलचल देखी जा रही है। जहां पर फ़ायदा हो रहा है उसमें HDFC बैंक सबसे ज़्यादा 3% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है, क्योंकि नतीजों ने काफ़ी सहारा दिया है बैंकिंग स्टॉक्स को। आज टेक महिंद्रा 3.6%, HDFC बैंक में बढ़त, SBI लाइफ, विप्रो और एक्सिस बैंक में भी 1% से 3% के बीच आज शुरुआती कारोबार में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। निफ्टी 47 अंकों पर और सेंसेक्स 291 अंकों पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। टाटा कंज्यूमर्स 5% से ज़्यादा टूटा है। कोटक बैंक में 2.8% की गिरावट। BPCL, भारतीय एयरटेल और श्रीराम फाइनेंस में भी 1 से 1.25% के बीच की गिरावट नजर आ रही है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका के दौरे पर अमेरिका पहुंच चुकी हैं। मैक्सिको से अमेरिका के न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और अमेरिका में भारत के कौंसल जनरल विनय प्रधान ने वित्त मंत्री की अगुवाई की। वॉशिंगटन डीसी में वित्त मंत्री IMF विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगी। साथ ही इस यात्रा के दौरान वित्त मंत्री G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक में भी हिस्सा लेंगी। वित्त मंत्री G7 अफ्रीका मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेंगी। इसके अलावा वित्त मंत्री यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड और जर्मनी सहित कई देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगी। विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के प्रमुखों और बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के CEOs के साथ भी बैठकें करने का कार्यक्रम है। दुनिया के कई देशों द्वारा भारत की UPI को अपनाने के बाद अब मालदीव ने इस ओर कदम बढ़ाया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने मालदीव में UPI शुरू करने के लिए एक कंसोर्शियम स्थापित करने का फैसला लिया है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि देश में कार्यरत बैंक्स, दूरसंचार कंपनियां, राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियां और फिनटेक कंपनियों को इस कंसोर्शियम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। यह फैसला मालदीव की कैबिनेट की सिफारिश के बाद लिया गया। इसकी मदद से मालदीव की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए डिजिटल स्ट्रक्चर को एडवांस करने की कोशिश की जाएगी। इससे भारतीय पर्यटकों को भी लाभ होगा। भारतीय पर्यटक मुद्रा बदलने की परेशानी के बिना UPI सक्षम ऐप्स पर भारतीय रुपए में लेन देन कर पाएंगे। बता दें कि अगस्त में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की यात्रा के दौरान मालदीव में यूपीआई को लागू करने के लिए दोनों देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।
समझौते के 2 महीने बाद मालदीव सरकार की कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल चुकी है और मालदीव ने अब यूपीआई के इस्तेमाल का फैसला किया। आपको बताएं कि इससे पहले 7 देशों में पहले से ही यूपीआई कारोबार कर रहा है और देश के असंगठित श्रमिकों के लिए भी अच्छी खबर है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया आज ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन लॉन्च करेंगे। इस ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन सरकार और असंगठित श्रमिकों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेगा। इससे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का आसानी से लाभ मिल पाएगा। इस प्लेटफॉर्म के जरिए श्रमिकों को उन सारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी जो उनके लिए खासतौर पर तैयार की गई हैं। इसके साथ ही विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की करीब 12 योजनाओं को सफलतापूर्वक ई श्रम प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ दिया गया है। 26 अगस्त 2021 को लॉन्च होने के बाद ई श्रम पोर्टल से 30 करोड़ ज़्यादा लोगों को पंजीकरण के बाद इन योजनाओं का लाभ मिला है। इस पोर्टल पर पंजीकरण कराने वालों में सड़क विक्रेता, निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार और दूसरे अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हैं। और अब बात करते हैं आज के फोकस की। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में 4 हवाई अड्डों, वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आगरा हवाई अड्डा, दरभंगा हवाई अड्डा और बागडोगरा हवाई अड्डे के विस्तार की आधारशिला रखी। वाराणसी हवाई अड्डे पर 2870 करोड़ रुपए की लागत से रनवे का विस्तार किया जाएगा और नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। जबकि आगरा, दरभंगा और बागडोगरा हवाई अड्डे पर लगभग 1550 करोड़ रुपए की लागत से नए सिविल इनक्लेव बन जाने के बाद यात्रियों को आसानी होगी। पीएम मोदी ने बीते एक दशक में देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का भी जिक्र किया है। दो 2014 में हमारे देश में सिर्फ 70 एयरपोर्ट थे। आज 150 से ज्यादा एयरपोर्ट है और जो पुराने एयरपोर्ट है हम उन्हें भी रिनोवेट कर रहे हैं। पिछले साल देश में 1 दर्जन से अधिक एयरपोर्ट पर नई सुविधाओं का निर्माण हुआ, मतलब हर महीने एक। और एविएशन सेक्टर को अगली उड़ान देने के लिए उड़ान योजना जो शुरू की गई थी उसके शानदार 8 साल पूरे हो गए हैं और रूड़े देश का आम नागरिक 21 अक्टूबर 2016 को शुरू की गई थी। आपको बताएं कि पहली उड़ान 17 अप्रैल 2017 को दिल्ली से शिमला के लिए शुरू की गई इस नई योजना के तहत और अब तक 71 एयरपोर्ट्स, 601 उड़ान रूट्स और 1.4 करोड़ यात्रियों को इसका फ़ायदा मिला है। इसको आप नई सिविल एविएशन पॉलिसी के तौर पर भी देख सकते हैं। आपको याद होगा कि ओपन स्काईज पॉलिसी के बाद ये इतना बड़ा फोकस जो क्षेत्रीय जो उड़ान के रास्ते हैं उन पर करते हुए इस योजना की शुरुआत की गई थी। 2047 तक 400 एयरपोर्ट्स के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है पूरे देश में। उड़ान 1.0 की बात करें तो 5 एयरलाइंस को 70 एयरपोर्ट्स पर 128 जो उड़ान की रूट्स तय किए गए थे उनको मिले थे। 2.0 में 73 हवाई अड्डों के विकास की योजना में हेलीपैड्स को भी जोड़ा गया। उड़ान की पूरी योजना को केवल टियर 2, टियर 3 शहरों तक नहीं बल्कि टूरिज्म के साथ भी जोड़ने का काम किया गया। 3.0 यानी तीसरे चरण में टूरिज्म रूट्स को शामिल किया गया, इसमें सी प्लेन और नॉर्थ ईस्ट पर फोकस दिखा। चौथे चरण में पूर्वोत्तर भारत, पर्वतीय और आइलैंड्स को जोड़ने पर दिखा जोर और अलग अलग तरीक़ों से टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए। उड़ान योजना के तहत पार्किंग चार्जेस और एविएशन फ्यूल पर टैक्स में कमी की गई है। राज्य सरकारें भी इसमें अपना योगदान दे रही हैं अपने वैट में कमी के जरिए। इस योजना का असर ये रहा कि घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या अब 10 सालों में दोगुनी हो गई है। और आपको बताएं कि कल मध्य प्रदेश में रीवा, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर हवाई अड्डे की भी शुरुआत की गई है। ये सभी उड़ान योजना के तहत ही की गई। और इस खास फोकस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जितेंद्र भार्गव जी, जो कि एविएशन एक्सपर्ट हैं और पूर्व कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं एयर इंडिया के। सर बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। तो आप किस तरह से देखते हैं, 8 साल पूरे हुए हैं तो चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं। ये आपको याद होगा कि खुले आसमान की नीति में हम लोग 2004 में बात करते थे ओपन स्काईज पॉलिसीज़ के बाद। ये उड़ान की जो योजना है उसको आप किस तरह से एक नए शिफ्ट के तौर पर देखते हैं सर? देखिए, पिछले कुछ वर्षों को हम लोग स्वर्ण दौर कह सकते हैं एविएशन इंडस्ट्री के लिए। एक तो सिविल एविएशन पॉलिसी 3 दशक तक काम कर रही थी लेकिन उसको फाइनलाइज नहीं किया गया था।
जो कि मोदी सरकार ने किया, विच वॉज अ वेरी हेल्दी साइन। एक डायरेक्शन दी गई कि किस दिशा में इंडियन एविएशन जाएगी। उसका सीधा परिणाम है, जैसे हम उड़ान की फ्लाइट को कह रहे हैं, एयरपोर्ट के एम्फेसिस को देख रहे हैं। और आज कल प्रधानमंत्री जी ने यही नहीं कहा कि मैं शिलान्यास कर रहा हूं नए एयरपोर्ट का, परंतु ये भी बोले कि जो पुराने एयरपोर्ट हैं उनका भी रेनोवेशन होगा, विच इज अ वेरी वाइटल स्टेप। क्योंकि ये नंबर नहीं है कि वहां पर 150 एयरपोर्ट हैं, 140 एयरपोर्ट के अंदर फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही। तो अगर देखा जाए कि प्राइवेट सेक्टर की फ्लाइट्स बढ़ती गई, एयरलाइन बढ़ती गई, गवर्नमेंट ने पॉजिटिव डिसीजन लिए। उदाहरण के तौर पे एमआरओ के ऊपर टैक्स बहुत होता था, टैक्सेशन मेंटेनेंस के ऊपर में उनको इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया, एडवांटेज दिया। पायलट ट्रेनिंग एकेडमीज के लिए खोलने के लिए दिया। एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, जो कि बहुत समय से विचार किया जा रहा था लेकिन हो नहीं रहा था। वो सक्सेसफुल होने से, जैसे हम सब जानते हैं कि एयर इंडिया ने 470 हवाई जहाज का ऑर्डर दिया। इंडिगो ने, उनके पेंडिंग ऑर्डर्स 1000 हैं। तो आप सोच सकते हैं, अगर हमारे देश में इस समय 750 के करीब हवाई जहाज ऑपरेट करते हैं, तो अगले 10 साल के अंदर में 2000, यानी कि मोर देन डबल ऑपरेट करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि अब बड़े प्लेयर्स रह गए हैं। अब टाटा की एयरलाइन, एयर इंडिया, विस्तारा, एयर इंडिया एक्सप्रेस एक समूह की तरह से ऑपरेट कर रहा है। इंडिगो बड़ी एयरलाइन वैसी है और प्रॉफिटेबल एयरलाइन ऑपरेट कर रही है। तो एयर इंडिया लीड करेगा इंटरनेशनल फ्रंट पे, इंडिगो लीड कर रहा है डोमेस्टिक फ्रंट पर। क्योंकि इस समय एयर इंडिया ही एक ऐसा एयर इंडिया की कैरियर है जो कि यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान हुआ, ऑस्ट्रेलिया हो, को ऑपरेट कर रहा है। और क्योंकि अगर हमने देखा जाए कि जब 2004 में लिबरलाइजेशन तो हुआ, लेकिन इसका फायदा इंडियन कैरियर्स नहीं ले पाए। तो हमने देखा कि एमिरेट्स हुआ, इतिहाद हुआ, सिंगापुर एयरलाइंस हुई, ये इंडिया में आते थे, पैसेंजर्स को ले जाते थे अपने हब पे और फिर इसको यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स ऑपरेट फ्लाई किया कराते थे। लेकिन अब इसका सीधा का सीधा फायदा, जो कि लोग इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कि फायदा इंडिया को होगा। क्योंकि जब एक इंडियन कैरियर ग्रो करेगा तो उसका सीधा का सीधा बेनिफिट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडिया में होगा। जब इतिहाद ग्रो करता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यूएई में होता है। बिल्कुल। तो इसलिए ये जो इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जो पॉजिटिव डिसीजन हुए हैं कि इंडियन मार्केट जो कि ग्रोथ मोड पर है, ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, इंडियन डायस्पोरा अब्रॉड है, वो इंडिया में आते हैं। जी भार्गव सर, तो अगर जी, अब मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये उड़ान संख्या के तहत, चलिए आपने टीयर 2, टीयर 3 को जोड़ा, बहुत सारे जो बेकार पड़े हुए थे एयरपोर्ट्स हैं उनको रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन इसको टूरिज्म के साथ जोड़ने की जो कोशिश की गई है सर, क्या वाकई आपको लगता है कि ये काम करेगा और ये एक नया वेव ऑफ डेवलपमेंट शुरू हो सकता है एविएशन सेक्टर को लेकर के? देखिए, एविएशन इंडस्ट्री को इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए कैटलिस्ट माना जाता है। अब जैसे ही एयरपोर्ट बनाते हैं और फ्लाइट्स ऑपरेट करते हैं तो टूरिज्म इज ओनली वन पार्ट ऑफ इट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो चालू होता है, एयरलाइन खुलने से होटल चालू होते हैं, टैक्सी सर्विस चालू होती है, वहाँ के जो लोकल प्रोड्यूस हैं उनका मूवमेंट चालू हो जाता है मुंबई के लिए, बड़े शहरों के लिए, और यहाँ से विदेश में जाना चालू हो जाता है। उदाहरण के तौर पे आप कश्मीर को लीजिए, वहाँ के जो फ्लावर्स होते हैं उनका एक्सपोर्ट करना, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम पहले नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एविएशन का टीयर 2, टीयर 1 सिटी पे जाना, जो कि उड़ान फ्लाइट्स तो बेसिकली ऑपरेट करती हैं, वहां से लोकल प्रोड्यूस जा पा रहे हैं, फार्मर्स को बेटर रिटर्न मिल रहे हैं उसके ऊपर। तो यू हैव टू लुक एट इन टोटलिटी कि जब एविएशन इंडस्ट्री कहीं पे अपनी कदम रखती है तो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बदल जाती है। अब अगर साहब, एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट आया एविएशन मिनिस्टर का पिछले दिनों कि हम मेक इन इंडिया प्लेन बनाना चाहते हैं। क्या आपको लगता है ये वाकई संभव हो पाएगा? अभी तक बड़ी बड़ी कंपनियों की हम बात करते हैं, बोइंग, एयरबस, इन्हीं दोनों के बीच में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हम लोगों ने अपना एविएशन का करियर बिता दिया। आपको लगता है वाकई कि मेक इन इंडिया हम एयरपोर्ट्स या जो एयरक्राफ्ट हैं उसका निर्माण कर पाएंगे 5 साल, 10 साल, 15 साल? आई विल बी ऑप्टिमिस्टिक ऑन इट, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि अगले 5 साल में हो जाए। जी जी। क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर हम देखिए क्या क्या हुआ।
टाटाज ने एग्रीमेंट साइन किया बोइंग के साथ में, एयर इंडिया ने साइन किया पायलट ट्रेनिंग के लिए। हम उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती है डिफेंस हवाई जहाज के लिए हैं। क्या पहले तो देखिए ये जानना जरूरी है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बहुत समय से बोइंग और एयरबस के लिए पार्ट्स बनाती रही है। जी सर। जब एयर इंडिया गवर्नमेंट कंपनी थी और जो साइन किए जाते थे एग्रीमेंट, तो उसका जो बेनिफिट होता था एविएशन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जाता था कि आपसे वो खरीदे जाएंगे। तो स्वाभाविक है व्हेन एविएशन इंडस्ट्री इज ऑन अ वेरी फर्म फुटिंग, ग्रोथ मोड के ऊपर में है, तो एक ना एक दिन मतलब हमारी एविएशन जो कंपनीज, इंडियन कंपनी जो कि ग्रो कर रही हैं, उनके पास कोई कारण नहीं है कि ये विजन नहीं आएगा कि हम क्यों विमान विदेश से खरीद रहे हैं, क्यों नहीं हम ये इंडिया में बना पा रहे हैं। मुमकिन है बड़े हवाई जहाज नहीं बनेंगे शुरू के अंदर में, छोटे बनेंगे, बट अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए जी, 5 years have been momentous years for the aviation industry। अगले 10 साल और भी ज्यादा होंगे। सर बहुत धन्यवाद। वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन चलिए कम से कम हेलीकॉप्टर से सही शुरुआत तो हमने कर ही दी है। HAL ने शुरुआत कर दी है और ये सफ़र मुझे लगता है कि और भी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इकोनॉमी टुडे में वक्त निकालने का सर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और हम चर्चा कर रहे थे भारत के एविएशन सेक्टर की, क्योंकि उड़ान के आज 8 साल पूरे हुए हैं। आज ही के दिन उड़ान की शुरुआत की गई थी और भले ही हम बड़े एयरक्राफ्ट ना बना पाएँ, लेकिन हम ड्रोन्स, जो कि एक नया सनराइज सेक्टर है, उसमें हम लोग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय विमानन मंत्री ने कहा है कि भारत ड्रोन नवाचार में आगे बढ़ने के लिए तैयार है और इसको लेकर के अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 एक ऐसा करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में भारत का पहला ड्रोन सिटी बनाया जा रहा है। यह अत्याधुनिक तकनीक का केंद्र होगा जो कृषि, स्वास्थ्य सेवा, लॉजिस्टिक्स और दूसरे क्षेत्रों को बदल देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन राष्ट्र निर्माण में ड्रोन के उपयोग को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने के लिए PM मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। I would like to invite innovators, industry leaders, startups, and other passionate people from across the country and beyond to participate, deliberate, and demonstrate the potential of drones across various sectors such as agriculture, disaster management, healthcare, logistics, and urban planning. A big source of inspiration for this is our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and his vision of maximizing the potential of drones in nation building. The Drone Shakti initiative and the Empowering Drone Didi program aimed at training women in rural areas are excellent examples on how drones can drive social and economic progress in the country. नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल माइकल रोमल ने भारत के डिजिटल क्रांति की सराहना की है। प्रोफेसर रोमल ने बताया कि डिजिटल क्रांति को मोदी सरकार ने ज़बरदस्त बढ़ावा दिया है। पॉल माइकल रोमल ने यह भी कहा कि भारत की डिजिटल क्रांति की कहानी बाकी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। Technology can actually improve the quality of life. And I would point to what were then successes like Singapore, Taiwan, South Korea, and everyone told me, oh, Paul, those countries are so small that you can't really generalize from that. Then go ahead, 20 years, 15, 20 years, I would say, well, look, China has grown faster than any country in history.
And they would say, oh, Paul, China's such a big country that you can't generalize from that. And it's like, well, come on, what is it? Is it और चलते चलते आपको रूबरू कराएंगे कारोबार जगत की और दूसरी बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। इकॉनमी टुडे की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बीएसई एनएसई ने ऐलान किया है कि इस बार दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए शेयर बाजार 1 नवंबर को शाम 6 से 7 बजे तक 1 घंटे के लिए खोला जाएगा। मुहूर्त ट्रेडिंग की शुरुआत 1957 में बीएसई के द्वारा की गई थी। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में भारत का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले 14% बढ़ा है। सियाम के मुताबिक अमेरिका और अफ्रीका जैसे बड़े बाजारों में तेजी आने से एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया कि अगस्त महीने में 18.53 लाख नए लोग ईपीएफओ के साथ जुड़े हैं। ये अगस्त 2023 की तुलना में करीब 9% ज्यादा है। संगठन के मुताबिक अगस्त महीने में 18 से 25 आयु वर्ग के 59% से ज्यादा युवा और 2.5 लाख से ज्यादा महिलाएं ईपीएफओ में शामिल हुई हैं। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग यानी दीपम ने अपने अधिकारियों से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में कारोबार से बचने को कहा है। दीपम का कहना है कि अधिकारियों के पास सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के बारे में बाजार की दृष्टि से संवेदनशील जानकारी हो सकती है। देश की दोपहिया वाहन कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाइक CB300F लॉन्च करेगी। ये कदम देश में ग्रीन मोबिलिटी समाधानों को बढ़ावा देगा। दिल्ली में इसका एक्स शोरूम प्राइस 1,70,000 होगा।